गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आधार ICS अकेडमी में स्वागत है, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का। लास्ट लेक्चर्स में हमने आपका यूनिवर्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने उसे रिवाइज किया होगा। कभी भी आपका किसी भी पोर्शन का टेस्ट लिया जा सकता है, तो कृपया उस हिसाब से तैयार रहें, ठीक है। तो आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम पृथ्वी की गतियों के बारे में, मोशंस ऑफ अर्थ। तो मोशंस ऑफ अर्थ क्या होते हैं? मोशंस ऑफ अर्थ में बात करेंगे कि पृथ्वी के दो तरह के मोशंस होते हैं, दो प्रकार की गतियां पृथ्वी हमारी करती है। कौन कौन सी? एक होती है घूर्णन और एक होती है परिभ्रमण। कौन कौन सी गतियां होती हैं? एक होती है घूर्णन और एक होती है परिभ्रमण। तो घूर्णन गति क्या होती है? आपको बताया था कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष के सहारे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी जब अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर क्या करती है? घूमती रहती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी की इस गति को कहा जाता है घूर्णन गति या रोटेशन। पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन और रात घटित होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन, जो घूम के दूसरी साइड में होता है वहां रात। तो इसे नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं आप लोग कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन गति या रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन और रात घटित होते हैं। दूसरी क्या है? परिभ्रमण या रिवोल्यूशन। परिभ्रमण में क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, अपने अक्ष पर घूमते घूमते वो एक और गति कर रही है जिससे में वो सूर्य की क्या कर रही है? परिक्रमा। तो इस गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। समझ में आया? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। और एक परिक्रमा पूरी करने में से कितना समय लगता है? एक परिक्रमा पूरी करने में से लगता है 365 दिन और 6 घंटे और 6 घंटे। पृथ्वी की इस गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की इस गति को कहा जाता है वार्षिक गति, जिसके कारण सर्दी गर्मी मौसम के परिवर्तन होते हैं। लिख लिया? तो पृथ्वी की, जैसा हमने बताया, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। लेकिन हम एक वर्ष में अपनी सुविधा के लिए 365 दिन होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 365 दिन। 6 घंटे को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार में 4 वर्षों में 6 घंटे के हिसाब से कितने घंटे हो गए? 6 चौक 24 घंटे, अथवा एक दिन का अंतर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में हम एक दिन जोड़ देते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष में हम एक दिन जोड़ देते हैं। इस प्रकार यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। कितने दिन का? 366 दिन का। इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। अधिवर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। इस वर्ष में फरवरी 28 के स्थान पर कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। यहां तक कोई समस्या आपको? कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो? नहीं? गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण है।
तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें परिभ्रमण हो गया, रोटेशन हो गया, 366 दिन का लीप ईयर आपका हो गया। अब कल हमने एक चीज बताई थी आपको बीच पहले क्लासों में, पेरिहेलियन और एपिहेलियन। आपको ध्यान है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करती है। बताया था, अर्थ एंड सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करती है। इसलिए वर्ष में एक दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम और एक दिन न्यूनतम होती है। इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की, जैसे लिखना है लिखते भी चलिए, हाँ टाइम नहीं जाएगा। कुछ छूट जाता है तो वीडियोस में आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल से संबंधित सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज पॉलिटी की और करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं, हमारे चैनल पर हमने डाले हुए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में अवेलेबल हैं, रश्मि मैम पढ़ा रही हैं उन्हें। प्लीज़ उन्हें भी लगातार देखते रहिए क्योंकि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। पॉलिटी के भी डिस्क्रिप्टिव क्लास बहुत जल्दी आपके चालू होंगे। तो अभी आप क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें इसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा पॉलिटी में। तो प्लीज़ वहाँ जाइए और उन सबको देखिए। हिस्ट्री का भी एक लेक्चर वहाँ पर है, बहुत जल्दी कंटिन्यू होंगे हिस्ट्री के भी और लेक्चर्स। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय परिपथ में करती है, जिस कारण पृथ्वी एक दिन सूर्य के सबसे नजदीक और एक दिन सबसे दूर होती है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है वो समय आता है 3 जनवरी को, और इस अवस्था को कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है तब इसे क्या कहते हैं, अपसौर। और ये अवस्था आती है 4 जुलाई को। क्या नाम है इसका, अपसौर या एपिहेलियन। यहां तक डाउट कोई नहीं है, लिख लिया आपने ये। चलिए एक नई चीज अलग आपको बताते हैं, सुना होगा आपने पहले भी, ये है कर्क संक्रांति। का नाम सुना है आपने, कर्क संक्रांति। हेडिंग बनाइए, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 21 जून। 21 जून क्या है ये चीज, अब आपको ये समझाते हैं। इसे समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आगे उन सबका काम बढ़ेगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को 0 डिग्री, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, और भूमध्य रेखा या ट्रॉपिक, ठीक है, या इक्वेटर, ठीक है। इसे अभी छोड़ दीजिएगा ऊपर वाले को, केवल ये समझिए। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यह वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से, उत्तरी गोलार्ध और
दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये आगे देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये बांटती है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? आपको बताया गया था कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खिंची हुई हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो जब आप बोर्ड पर या मैप पर देखते हैं तो आपको इस तरह से अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी, और इस अवस्था में आपको देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पूछ लीजिएगा, ये अगर समझ में नहीं आया तो आगे कुछ करने नहीं पड़ेगा। क्लियर? अच्छा जी, एक चीज और, जब आप मैप देखते हैं तो दिशाएं कैसे दिखती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो बनाना चाहे साथ साथ बना सकता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसे बोलते हैं साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब आर्कटिका, आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव मतलब अंटार्कटिका। यहां तक कोई प्रश्न आपके मन में अगर बन रहा हो? बना लिया सबने? अब बात करते हैं पहले अक्षांश रेखाओं की महत्वपूर्ण। ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य, 23.5 डिग्री पर है यहाँ पर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री क्या है? ये नॉर्थ। 23.5 डिग्री साउथ मकर। बेसिक अभी ये 3 रेखाएं ध्यान रखें। 0 डिग्री पे इक्वेटर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। यहां तक क्लियर? तो होता क्या है, 21 जून वाले दिन जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती है। क्या होता है 21 जून को, कर्क संक्रांति में? 21 जून वाले दिन सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, और यह पृथ्वी की सबसे गर्म अक्षांश रेखा बन जाती है। ये क्वेश्चन जो आगे बता रहा हूं ये यूपीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, कृपया ध्यान दीजिएगा कि दोपहर 12 बजे सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो जो सूर्य हमारा होता है वो दोपहर 12 बजे ठीक कर्क रेखा पर स्थित होता है। अगर जहां आप बैठे हैं वहां से कर्क रेखा निकल रही है उस स्थान से या उस शहर से, तो दोपहर को 12 बजे 21 जून वाले दिन सूर्य आपको बीच आसमान में बिल्कुल सर के ऊपर दिखाई देगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन दिल्ली में भी एक बार पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्जाम में, कि आप दिल्ली आए हैं, आपने देखा सूर्य आपके ठीक सर के ऊपर था। तो ऐसा वहां नहीं हो सकता क्योंकि कर्क रेखा दिल्ली से नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो क्या होगा, 12 बजे सूर्य कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा बीच आसमान में होता है। आपके यहाँ 21 जून को कैसा मौसम होता है? जून में जबरदस्त गर्मी, क्योंकि आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति लगभग यहाँ है, ऐसे मानिए आप उत्तरी गोलार्ध में आप स्थित हैं, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो 21 जून को क्या होता है आपके यहाँ? जबरदस्त गर्मी। तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप
उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे उत्तर की ओर, दिन का समय बढ़ता चला जाएगा और रातें क्या है, छोटी होती चली जाएंगी। क्या होगा, दिन का समय बढ़ता चला जाएगा और रातें छोटी होती चली जाएंगी। और इस समय मौसम कैसा होगा उत्तरी गोलार्ध में, अत्यधिक गर्मी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ही है तो अत्यधिक गर्मी। विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर की ओर जाने पर दिन छोटा और दिन बड़ा और रातें छोटी। और उत्तरी ध्रुव पर जब आप पहुंचेंगे 66.5 डिग्री के बाद से क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन रहेगा। क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन रहेगा। आपने सुना पढ़ा होगा, अगर इतिहास में भी कई वृत्तांत आपने पढ़े होंगे कि ऐसा प्रदेश जहाँ 6 महीने तक दिन रहता था, तो वो कौन से होंगे, वो दोनों ध्रुवों का क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा 21 जून को, 24 घंटे का दिन। यहां तक कोई आप परेशानी, जो भी वो पूछ सकते हैं, अभी पूछना चाहे अभी पूछिए, क्लास के बाद पूछना चाहे क्लास के बाद पूछिए, वीडियो देखकर दोबारा समझने की कोशिश करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन क्लियर आपको होना चाहिए। हर चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, वरना आप किसी भी बुक को पढ़ते समय कहीं भी फंस जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां तक क्लियर, 24 घंटे का दिन उत्तरी ध्रुव पर। अब दक्षिणी गोलार्ध में नीचे यहां क्या स्थिति होगी, मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर क्या हाल होगा इस समय, दिन छोटे और रातें बड़ी, दिन छोटे और रातें बड़ी। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर आते जाएंगे, दिन की लंबाई कम होती जाएगी और रातों की लंबाई बढ़ती जाएगी। और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होगी, 24 घंटे की रात होगी। बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध के अपोजिट स्थिति यहां पर बनेगी। यहां तक कहानी समझ में आई। अब एक चीज महत्वपूर्ण नोट कर लीजिए, एक महत्वपूर्ण चीज नोट कर लीजिए कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई सदैव बराबर होती है। दिन और रात की लंबाई सदैव बराबर होती है। ये समझ में आया। वो आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट वाले इस पोर्शन से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। कर्क संक्रांति के विषय में निम्नलिखित में सत्य है 1 2 3 4, 1 2 सही, 2 3 सही या चारों सही। आपको पूरी स्थिति इसलिए एनालिटिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला हेडिंग आप करिए शरद विषुव। अगला हेडिंग आप कीजिए शरद विषुव। शरद विषुव, आगे डेट डाल दीजिएगा इसके 23 सितंबर। 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इस दिन सूर्य की सीधी किरणें 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा पर।
और यह रेखा सबसे क्या होती है, गर्म अक्षांश। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में मौसम अच्छा रहता है, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। इस अवस्था को विषुव कहा जाता है। क्या? विषुव। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, इस अवस्था को क्या कहते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स। इसलिए इस रेखा का नाम क्या है, विषुवत रेखा। नाम क्या है, विषुवत रेखा। तो इसमें क्या होगा, बेसिक जो चीजें याद रखनी है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर, सबसे गर्म अक्षांश विषुवत रेखा, दिन और रात की लंबाई समान रहती है, बता चुके हैं हर स्थिति में। उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में अच्छा मौसम, अर्थात ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स या विषुव। इसलिए इस रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मकर संक्रांति, हेडिंग कर लीजिए, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यह अवस्था कब आती है, याद रखिएगा इसकी भी डेट, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। इस दिन क्या होता है 22 दिसंबर को, इस दिन सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा पर। और इस दिन क्या स्थिति होती है, जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में थी वही सारी कंडीशन आज दक्षिणी गोलार्ध में लागू हो जाएंगी। अर्थात मकर रेखा सबसे बड़ी रेखा, मकर रेखा पर दिन की लंबाई अधिक, रातें छोटी। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे रातें लंबी होती जाएंगी और दिन छोटे, और लास्ट में क्या होगा, ध्रुव पर पहुंचकर 24 घंटे का दिन। इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी 22 दिसंबर को, कर्क रेखा पर रातें छोटी दिन बड़े, ठंड पड़ती है ना दिसंबर में तो अपने यहाँ, तो रातें कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाओगे दिन की लंबाई कम, रातों की बड़ी, और लास्ट में ध्रुव पर 24 घंटे की रात। यहां तक कोई समस्या, कुछ पूछना हो आपको देख लीजिए, बिठा दें इसे, कुछ पूछना हो देख लीजिए यहां तक आपको। एक और छोटा सा हेडिंग बनाइए, बसंत विषुव। क्या बनाएंगे, बसंत विषुव। बसंत विषुव लिखा हो, फटाफट लिखिए। 23 सितंबर। कितनी, यह अवस्था कब है, 21 मार्च को, सॉरी 21 मार्च। स्थिति ब्रैकेट में लिख दीजिए 23 सितंबर के समान। 23 सितंबर के समान, ठीक है। अब कुछ चीजें देखिए और याद रखिए कि उत्तरी ध्रुव पर दिन का समय, लिख लीजिए, उत्तरी ध्रुव पर दिन कब से कब तक रहता है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक। उत्तरी ध्रुव पर रात 23 सितंबर से 21 मार्च तक।
दक्षिणी ध्रुव पर दिन 23 सितंबर से 21 मार्च तक और दक्षिणी ध्रुव पर रात 21 मार्च से 23 सितंबर तक। राशियां देखते हो आप अपनी राशि, कौन सी राशि है? वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष देखते हो? तो याद रखिएगा छोटी सी चीज के सूर्य हर माह की 14 तारीख को अपनी राशि बदलता है। किस तारीख को? 14 तारीख को अपनी राशि बदलता है। देख लीजिए। हम आपने देखा होगा जब आप जॉइडिक साइन खोलते हैं तो उसमें सितारों के कुछ निशान बने होते हैं, सितारों से मिलकर राशियों का जो होलोग्राम कह सकते हैं आप, वो बना होता है। तो तारा राशि समूह में लिख लीजिए प्लीज, तारा राशि समूहों में कन्या राशि तारा समूह सबसे बड़ा है। कन्या राशि तारा समूह सबसे बड़ा है, जबकि मकर राशि तारा समूह सबसे छोटा है। मकर राशि तारा समूह सबसे छोटा है। ठीक है, तो आज के ये लेक्चर आपको यहीं पर रोक रहे हैं। आज तक के लिए आपको इतना ही देखना है, इतना ही तैयार करना है। डेली का डेली आप करते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ऑफलाइन, एज ए रिकॉर्ड ही आपके पास रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।